हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी एंड बुक्स पीई एक्सप्लेन्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम क्लास 12 के ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग मेथड्स को कवर करेंगे, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रेंथ को आप डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्पीड को डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है, स्पीड की टाइप क्या है, स्ट्रेंथ की टाइप्स क्या है, एंड्योरेंस के क्या क्या मेथड्स है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपकी बुक में से तीनों ही। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, बात करेंगे हम यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, टाइप्स क्या है उसकी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। या फिर लास्ट आपका फैक्टर है एजिलिटी, या फिर जिसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं। सो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एजेंडा क्या है हमारी वीडियो का, कि कौन सा मेथड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऐसा मेथड है जो कि स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है, या स्पीड को डेवलप कर रहा है, या एंड्योरेंस को डेवलप कर रहा है, या फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर रहा है। तो इस वीडियो में हम यही चीजें सीखेंगे। फिर या फिर आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस क्या होती है, फिर आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस क्या होती है, या प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है, जो कि आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा प्लेयोमेट्रिक के बारे में, जो कि आपकी बुक पे है भी नहीं, बट आपके ही सिलेबस की ये चीज है जो कि बताना जरूरी है, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, तो आपको एटलीस्ट प्लेयोमेट्रिक वर्ड का मतलब पता हो। उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है आपका? स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल, कि मसल की कितनी एबिलिटी है कि वो रेजिस्ट करे किसको, जो फोर्स है। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं कि एक तरह से कैपेसिटी होती है मसल्स की कि वो फेस करता है रेजिस्टेंस को, कितनी वो देर तक किसी भी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ। तो इन सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, आपने वेट उठाया हुआ है, आप कितनी देर तक कोई वेट उठा के रख सकते हैं, वो आपकी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की, तो स्ट्रेंथ की दो टाइप्स होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो स्टैटिक क्या होती है, जो हम एक ही जगह पर रख के जो है परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइजेस को, उनको हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मान लो आप एक ही जगह पे खड़े हो, आधे घंटे तक खड़े हो, तो वहां पर आपके मसल्स कितनी देर तक उस बॉडी पोजीशन में रह सकते हैं। ठीक है, दैट इज द स्टैटिक स्ट्रेंथ। या कोई आप मान लो सिंपल है, आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस होती है, जैसे तुमने डंबल उठाया हुआ है, साइड की तरफ बाजुएं करी हुई है, तुम एक ही पोजीशन में खड़े हो, तो वो आप कितनी देर तक रख सकते हो उस पोजीशन में अपनी बॉडी को, वो आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। पर डायनामिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो कि आपकी स्पोर्ट्स में ज्यादातर यूज हो रही है मैक्सिमम एक्टिविटीज में, तो पहली आती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसको हम मैक्सिमल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। जिसे मतलब सिंपल है कि आपके मसल के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है किसी भी फोर्स को सहन करने की। जैसे आप वेट लिफ्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम वर्ड जो है खुद को डिफाइन कर रहा है बेसिकली, कि पावर होता है बेसिकली, जो पावर वर्ड यूज करते हैं ना आप, तो वो यही यहीं पे आता है स्ट्रेंथ में, कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो ताकत होती है, जहां पर हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, या फिर जो आपके और कौन हो सकते हैं, थ्रोअर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें यूज होती है। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या है? एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स क्विकली। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कोई भी चीज हम फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज जो हम तेज परफॉर्म करेंगे, जैसे स्प्रिंट रेस है, ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट आपको भागनी है, तो वहां पर आपके मसल्स में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए आपको, क्योंकि आपको फास्ट भी भागना है, और मसल के अंदर स्ट्रेंथ होगी तभी आप फास्ट भाग भाग पाओगे वहां पर। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स रिपीटेडली, कि हम क्या करते हैं कि हमारा मसल्स के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो रिपीटेडली बार बार जो है किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 मीटर भाग रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने फिर से हल्का सा स्लो किया, फिर से मैं दोबारा भाग रहा हूँ, तो मतलब स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, और एंड्योरेंस चाहिए उसको, मतलब काफी टाइम लंबे समय के लिए हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस आ जाएंगी। इस तरह की एक्टिविटीज आपकी आती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में। आई थिंक कि आपको टाइप्स क्लियर हो गई होंगी इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस की, तो जहां पर क्या होता है कि मसल कंट्रैक्ट तो होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपकी मसल लेंथ चेंज नहीं होती है। तो आइसो मीन सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ, तो मसल लेंथ जो है वो सेम रहेगी। जैसे आप प्लैंक करते हो, प्लैंक परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, चेक करना यहाँ पर आपके प्लैंक आपका है, ये पुशअप पोजीशन है, आपकी प्लैंक इसमें नहीं है, बट आप इधर देख सकते हैं कि प्लैंक की पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट वहां पर आपकी एल्बोज बेंड होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे सर के ट्रेनिंग में जो फर्स्ट आपकी टेस्ट आइटम दिखाई जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी
आर्म्स जो होती है बेंड होती है, यहाँ पर बेंड ही है, ये पुशअप पोजीशन इन्होंने दिखाई है, बट आप इसको प्लैंक कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर बॉडी जो है थोड़ी सी लोअर रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें और क्या चीजें आती है, अगर देखो इसमें प्लैंक आएगा, बॉल सिट आएगा। बॉल सिट कहाँ है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला दीवार के साथ आप क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं और आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में रहती है, चेयर लाइक पोजीशन। जैसे स्क्वाट्स होते हैं ना, स्क्वाट पोजीशन में अगर आप सिंपल खड़े हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में फॉल करेगा। फिर आता है आपका आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। तो आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में क्या है कि मसल चेंजेस लेंथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पुशअप्स, स्क्वाट्स, यहाँ पर क्या होता है कि मसल लेंथ जो होती है वो चेंज होती है। जैसे मान लो कोई, जैसे ये इंसान है, ठीक है, ये स्क्वाट्स कर रहा है, तो स्क्वाट्स करते हुए ऊपर उठेगा तो मसल लेंथ इसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स हो गई मसल, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं कहूँ यहीं पे अगर सेम चीज होगी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे होंगे, ये वाले मसल्स भी चेंज होंगे, क्योंकि ये भी मूवमेंट्स हम चेंज करते हैं, जंप कर रहे हैं, ठीक है, बस सेम रिपीटेडली सेम मोशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब आइसो मीन सेम और टॉनिक मीन्स लेंथ, ठीक है। तो सेम लेंथ रहती है आपकी, जो आपकी मसल्स की रिपीटेडली लेंथ, मतलब कि जो मोशन है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर टोन है, आप मसल को कंट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे बाइसेप एक्सरसाइजेस करते हो, आपने डंबल उठाया है, तो वो आपकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है मसल की, तो वो सेम बार बार रिपीटेडली सेम चीज होगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। उसमें पुशअप्स आ सकते हैं, स्क्वाट्स आ सकते हैं, आपके बाइसेप कर्ल्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। इसमें क्या होता है, परफॉर्म्ड विद अ स्पेशलाइज्ड मशीन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कि हम कोई भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये देखना, आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, इसमें क्या चीजें आएंगी, ठीक है, कि हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मशीन हो सकती है जिम में, ठीक है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हो, एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो। तो वो किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, आप लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप आर्म्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की मूवमेंट जो है, जहां पर आप सिस्टमेटिक तरीके से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। तो जरूरी नहीं आप इसी की एग्जांपल लें, ठीक है, तो आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके लिए। देखो इसमें एक चीज कही गई है कि इन्होंने कहा है कि मशीन्स आर कांस्टेंट स्पीड। जैसे अगर कोई स्विमिंग कर रहा है कोई इंसान, तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। अगर कोई इंसान साइकिलिंग कर रहा है तो उसकी स्पीड भी सेम रह रही है। कोई इंसान जो है रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड अगर सेम रह रही है, तो वो इसमें फॉल करेगा आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज में। मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी पोजीशन जो हो रही है वो चेंज हो रही है, एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पर, तो उसको हम आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज में कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपका सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, एक के बाद दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने पुशअप्स किए, उसके बाद डंबल कर्ल किया हमने, उसके बाद जंपिंग जैक्स किए, उसके बाद स्क्वाट्स करे, सिटअप्स करे, जंपिंग रोप करी, ठीक है। तो ये सारे मतलब एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस रहता है कि एक के बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और एक और चीज रहती है यहाँ पर, विद मिनिमल रेस्ट, कि हम ज्यादा रेस्ट नहीं देते एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के बीच में। मान लो कि हमने पुशअप्स किए, तो उसके बाद हम ज्यादा रेस्ट नहीं देंगे। ये नहीं कि हमने अभी एक एक्सरसाइज करी है तो उसके 5 मिनट बाद हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हार्डली 10 से 20 सेकंड या 30 सेकंड का हम गैप लेते हैं और दूसरी एक्सरसाइज हम शुरू कर देते हैं। उसको हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा तरीका है जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को ज्यादा सही तरीके से इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका कौन सा है, दैट इज द सर्किट ट्रेनिंग। याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद आता है प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग। तो एक्सप्लोसिव मूवमेंट लाइक जंपिंग, हॉप्स एंड बाउंस टू बिल्ड पावर। अब प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग की बात करते हैं कि प्लेयोमेट्रिक ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर देखो ये जंप करेगी, ठीक है। अगर ये जंप करेगी तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आपका जंप के साथ लैंड हो रहा है, फिर अगेन वो टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो जंप के दौरान पे क्या होता है, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती है। ऐसा तो है नहीं कि जंप आप धीरे लोगे तो आप ज्यादा दूर जाओगे। जंप जितना आप एक्सप्लोजन उसमें क्रिएट करोगे, जितना आप फास्ट जंप और एनर्जेटिक जंप पिक करोगे, तो उतना ही आपकी बॉडी जो है सही तरीके से जंप कर पाएगी। तो दैट इज द एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, ठीक है। तो जहां पर जंपिंग्स होती है, हॉप्स होती है, ठीक है। हॉप्स क्या होता है कि एक सिंगल लेग के ऊपर, जैसे आप देखते हो किसी को रनिंग की ट्रेनिंग के लिए कोई इंसान सिंगल लेग पे हॉप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर बाउंस टू बिल्ड पावर। बेसिकली ये किस चीज के लिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बनाई गई है, कि पावर को इनहेंस करने के लिए। जिसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे तुम्हारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ठीक है, तो वो भी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है। अगर मैं कहूं कि उसके बाद आपका आप देखते हो लैडर पे लोग एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोग फिर हर्डल्स का यूज करते हैं, अलग अलग ड्रिल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी आपकी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम फास्ट मूवमेंट्स करते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करते हैं, जो कि आपकी एजिलिटी को भी इंप्रूव करेगा। यहाँ पर याद रखना कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग आपकी एजिलिटी और आपकी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजों को एक साथ जो है इनहेंस करती है। क्लियर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका स्पीड।
तो स्पीड क्या होता है? स्पीड अगर मैं पूछूंगा आपको स्पीड, आपको पता है कि होती क्या है, बट डिफाइन करना नहीं आती है। बेसिकली दिक्कत यही आ रही है आज के टाइम पे बच्चों को। ठीक है, तो क्या होता है? स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी और इट्स पार्ट्स क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कि सिंपल लिखना है आपने कि एबिलिटी है हमारी बॉडी या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स की, कि हमारे बॉडी पार्ट्स कितने फास्ट मूव करते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो रिएक्शन एबिलिटी है। रिएक्शन एबिलिटी क्या होती है? कि हमारी बॉडी प्री डिटरमाइंड सिग्नल को क्या करती है, उसके ऊपर रिएक्ट करती है। अगर मान लो कहीं पे कोई गन फायर हो रहा है, तो उसके ऊपर हम सुनते हैं, एकदम से हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है कि हाँ कहीं पे ये चीज हुई है। ठीक है, तो वो क्या होती है? रिएक्शन एबिलिटी होती है आपकी। उसके बाद अब इसमें क्या आता है? एक सिंपल रिएक्शन एबिलिटी आती है, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी आती है। सिंपल में क्या होता है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें, जहां पर तुम्हारा स्टिमुलस काम कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंपली तुम कोई चीज सुन रहे हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में क्या होता है? हम बेसिकली जो चीज हम सुन रहे हैं उसके ऊपर हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पहले से प्रेडिक्शन होती है कि इस तरीके से हमारा स्टिमुलस काम करेगा वहां पर। तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल स्टिमुलस जो है काम करता है कम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी के लिए। ठीक है, ये आपकी आती है चीजें, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं इनकी, कि स्प्रिंटर रिएक्टिंग टू द स्टार्टर गन, या फिर क्लैपर हो सकता है आपका। तो ये किसकी है? सिंपल की एग्जांपल है, कि जहां पर स्प्रिंटर रिएक्ट करता है जब गन फायर होता है, उसके बाद फर्स्ट मूवमेंट उसकी होती है, तो वो आपकी आती है रिएक्शन एबिलिटी। उसके बाद फुटबॉलर रिएक्टिंग टू द अपोनेंट्स वेरिड मूव्स, जिसमें क्या होता है? फुटबॉलर क्या करता है? अगर कोई बॉल लेके आ रहा है तो उसके जो मूव्स है उनको वो जज करता है, देखता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दैट इज द कम्प्लेक्स स्पीड एबिलिटी या कम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ability to increase speed quickly from stationary position or low speed। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेशनरी पोजीशन से हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो वो आपका एक्सेलरेशन होगा। अगर आप लो स्पीड से हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो वो भी आपका एक्सेलरेशन ही है। तो ये भी कह सकते हैं आप टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड, कि आपकी बॉडी जो है कितना टाइम ले रही है मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने के लिए, बट यहाँ पर आप मेंटेन नहीं करते हैं उस स्पीड को। सिंपल याद रखना कि एक्सेलरेशन में मेंटेन नहीं करते हैं हम स्पीड को, बट स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड को हम अचीव करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ स्पीड या फिर मूवमेंट स्पीड भी जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है? स्पीड ऑफ लिम्ब और बॉडी मूवमेंट। जैसे मान लो कि आर्म स्पीड रहती है बॉक्सिंग में, कि अगर किसी को आप मुक्का मार रहे हो तो कितनी स्पीड तुम्हारे उस आर्म स्पीड क्या रहेगी तुम्हारी वहां पर, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ स्पीड। तो अगर आप किक कर रहे हैं फुटबॉल में तो आपकी लेग की कितनी स्पीड है, तो वो आपकी क्या है? मूवमेंट ऑफ स्पीड आ जाएगी। उसके बाद आती है आपकी लोकोमोटर एबिलिटी, एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एट मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एबिलिटी टू मूव फास्ट विद चेंज ऑफ डायरेक्शन। इसमें लिखा गया है कि एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड, कि हमारी बॉडी कितनी देर तक मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन कर पा रही है, या फिर हमारी बॉडी जो है कितना मतलब कंट्रोल कर पा रही है जब हम डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फास्ट मूवमेंट्स और कंट्रोल मूवमेंट, सिंपल याद रखो कि फास्ट एंड कंट्रोल मूवमेंट्स जो होंगी वो आपकी कहां पर होंगी? लोकोमोटर एबिलिटी में होगी। ठीक है, फिर आती है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस सिंपल है, कि जिसमें कि क्या होता है कि जैसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस था, कि स्ट्रेंथ के साथ हम एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज, लंबी रेसेस कर रहे हैं, वहां पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसी रेस परफॉर्म कर रहे हो जहां पर क्या है कि स्पीड आपकी ज्यादा है, जैसे मान लो कि आपको 800 मीटर भागना है, तो वहां पर आपका क्या काम करेगा? स्पीड प्लस एंड्योरेंस काम करेगा वहां पर। ठीक है, मतलब स्पीड भी चाहिए और एंड्योरेंस भी चाहिए, तो वो आपका स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम और नियर मैक्सिमम स्पीड और अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट फटीग। तो यहाँ पर 800 मीटर भागना है तो वहां पर थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर थक जाओगे तो दूसरे वाला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्पीड एंड्योरेंस बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में, स्पेशली जब हमें स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं आपके मेथड्स टू डेवलप स्पीड। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्पीड को डेवलप कर सकते हैं? तो पहला है आपका एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन क्या होता है? कि ये एक इस तरह का ट्रेनिंग मेथड है जहां पर हम क्या करते हैं, एथलीट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है अपनी स्पीड। पहले वो धीरे धीरे भाग रहा होता है, लाइक पहले उसने जॉगिंग करी, उसके बाद उसने रनिंग करी, फिर वो स्प्रिंटिंग पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बट डज नॉट मेंटेन हाई स्पीड। ऐसा होता है जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वहां पर भी एक जगह पे हमने पढ़ा था कि स्पीड को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पर भी सेम चीज है कि वहां पर स्पीड को वो मेंटेन नहीं करेगा, अचीव करेगा वो। ठीक है, जॉगिंग करी, फिर उसने रनिंग करी, फिर वो स्प्रिंट मतलब तेज भाग रहा है। ठीक है, तो वहां पर वो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें पेस रन क्या होता है? सेकंड मेथड है। पेस रन क्या होता है? एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है वेयर एन एथलीट रन्स एट A pace run is a training method where an athlete runs at a steady, uniform speed, slightly slower than maximum। ठीक है, मतलब जितनी आपकी मैक्सिमम पेस है उससे हल्का सा आप स्लो रखते हैं और मेंटेन करते हैं आप स्पीड को अपनी। मतलब अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसके 80 टू 90% तक की स्पीड को मेंटेन करते हैं, 80 टू 85% या 80 90% आप
स्पीड को मेंटेन करते हैं, मतलब कैपेसिटी आपकी 100 है, उससे थोड़ी कम स्पीड को आप मेंटेन करके रखते हो, तो ये कहाँ पे काम करती है आपकी 800 मीटर और 1500 मीटर रेस में ये मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि आर्मी की भर्ती है तो वहां पर तुम्हें वो बेसिकली 1600 मीटर होती है, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कि अगर आप पहले चक्कर में तेज भागोगे तब भी थक जाओगे, अगर लास्ट के लिए छोड़ोगे तब भी थक जाओगे, तो इसलिए स्पीड को मेंटेन करना वहां पर बहुत जरूरी होता है, दैट इज द पेस रन। तो इसलिए जो है स्पीड को डेवलप करना जरूरी होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट फटीग, कि बिना थके आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, लंबे समय के लिए उसको परफॉर्म करना है, तो दैट इज द एंड्योरेंस। समझ रहे हो ना तुम लोग एंड्योरेंस क्या होता है? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। जैसे एंड्योरेंस की एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर कोई रेस है जहां पर तुम 20 मिनट की रेस में कंटिन्यूस भाग रहे हो, तो वो आपकी एंड्योरेंस की एग्जांपल है, चाहे आपकी स्पीड कम है चाहे आपकी स्पीड ज्यादा है, तो कंटिन्यूटी में कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं बिना थके, तो उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो पहला है आपका बेसिक एंड्योरेंस, इसके बेसिस के ऊपर है टाइप्स, ये नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो पहला है बेसिक एंड्योरेंस, तो इसमें क्या होता है कि हम लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं लंबे समय के लिए, जहां पर हमारी इंटेंसिटी कम रहती है। जैसे आप जॉगिंग करते हैं तो स्लो भागते हैं, तेज तो ना भागते हैं। फिर साइकिलिंग करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि साइकिलिंग कर रहे हो तो तुम रेस लगा रहे हो किसी के साथ, साइकिलिंग करते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होके कि आपकी लेग स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो, उस चीज के लिए एंड्योरेंस आपका इंप्रूव हो, उस चीज के लिए कर रहे हो। ठीक है, जो चीज आप 30 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक एंड्योरेंस, आपका वहां पर डिटरमाइन कर रही है वो। फिर आता है जनरल एंड्योरेंस। तो जनरल एंड्योरेंस में क्या होता है कि आप लंबे समय के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी आपके किसी स्पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर मान लो रनिंग कर रहा हूँ, मैं मान लो डेली रेगुलर रनिंग करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो रनिंग मेरी जो है किस चीज के लिए हो, कि मैं किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, तो वो आपका जनरल एंड्योरेंस होता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस में क्या होता है कि अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, अपना एंड्योरेंस इंप्रूव कर रहा है, तो वो किसी ना किसी मेरे स्पोर्ट से रिलेटेड होगा। मतलब अगर मान लो मेरे को आर्मी के लिए तैयारी करनी है, तो मैं अपने उसी तरह की एक्सरसाइजेस को करूंगा जो कि मेरे उस एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है। जैसे मान लो कि अगर 1500 मीटर भाग रहा हूँ या 1600 मीटर भाग रहा हूँ, तो वो आपके स्पेसिफिक एंड्योरेंस के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, तो जहां पर आपकी इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, की आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो पहला आता है आपका स्पीड एंड्योरेंस, जिसमें कि क्या होता है स्पीड एंड्योरेंस में कि क्रूशियल फॉर स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग रिपीटेड बर्स्ट ऑफ स्पीड। तो जरूरी है ये स्पोर्ट्स के लिए, मतलब जो भी आप एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर जरूरी है। जैसे मान लो रिपीटेड बर्स्ट बोला इन्होंने, तो 400 मीटर की रेस करी, उसके बाद आपने फिर से पॉज लिया, फिर से आपने 400 मीटर की या 200 मीटर की रेस करी, तो वो आपके जो है स्पीड एंड्योरेंस को डिटरमाइन करता है। ये जरूरी नहीं है 400 मीटर की ही है, अब 100 मीटर की करने के बाद आप ब्रेक लेके फिर से 100 मीटर की परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपका स्पीड एंड्योरेंस को डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद आता है short term endurance, activity lasting 45 सेकंड टू 2 मिनट्स, दैट इज द 800 मीटर रन। ठीक है, तो मतलब ऐसी एक्टिविटी जो आप मतलब 45 सेकंड से 2 मिनट तक की कोई एक्टिविटी अगर परफॉर्म करोगे, तो उसमें देखना एक चीज याद रखना, जब भी एक्टिविटी कम समय के लिए हो रही है तो मतलब इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा रहेगी। इंटेंसिटी मतलब स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी, जब स्पीड ज्यादा रहेगी तो आपकी सांस जो है वो फूलेगी, जब सांस फूलेगी तो मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनारोबिक टाइप ऑफ एंड्योरेंस में फॉल करेगा। ठीक है, तो अगर हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, तो ये आपका यहीं पे लिखा हुआ है एक्चुअली, ये इसको छोड़ो आप। ठीक है, यहीं पे है, ये भी शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस ही है। इसमें क्या है कि हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स विदाउट रिलाइंग ऑन ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, हम किसी चीज के ऊपर रिलाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन के लिए रिलाई कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो हम भागेंगे, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तब भी आपको भागना पड़ता है। ठीक है, मतलब एनारोबिक एंड्योरेंस रिलाइज ऑन द फॉस्फेजन सिस्टम एंड फास्ट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है विच प्रोड्यूसेस एनर्जी क्विकली, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी एनर्जी जो होती है वो जल्दी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, ठीक है, तो ये चीजें जो है प्रोड्यूस होती है, तो इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो मसल्स में फटीग, क्रैम्प्स, ये सारी चीजें पड़ना शुरू हो जाती है, या बर्निंग सेंसेशन जो है इंसान को फील होती है, जिसकी वजह से बेसिकली ये कहाँ पे चाहिए होती है आपको, स्प्रिंट रेसेस में चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, या फिर 800 मीटर हो गया, 1500 मीटर हो गया। ठीक है, 1500 मीटर बेसिकली मीडियम में भी आता है, शॉर्ट में भी आ जाएगा। आज के टाइम पे लोग भागते हैं तो वो इस मतलब 1500 मीटर भी एक स्प्रिंट रेसेस की तरह ही भागी जा रही है आज के टाइम पे, फुल स्पीड के साथ या पेस रन पे जो है भागी जा रही है, सेम पेस पे भागी जा रही है वो। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मीडियम टर्म एंड्योरेंस। मीडियम टर्म एंड्योरेंस में क्या आता है, एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 2 मिनट टू 11 मिनट्स। ऐसी एक्टिविटीज जो कि 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक परफॉर्म कर रहे हैं, तो मीडियम टर्म एंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। 1500 मीटर है, 3000 मीटर है आपकी, या इनके बीच में कोई भी आप रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी मीडियम टर्म एंड्योरेंस को इंप्रूव करेगी। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ठीक है, तो ये इजी है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है
लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ठीक है। इसमें होता है आपका लॉन्ग टर्म में कि आपकी इंटेंसिटी, जैसे शॉर्ट टर्म में इंटेंसिटी क्या थी, हाई थी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी लो हो जाएगी, इंटेंसिटी लो, इंटेंसिटी आपकी लो हो जाएगी, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी बढ़ जाएगी। टाइम ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 11 मिनट से लेके, मतलब 11 मिनट के बाद जितना भी टाइम आप लगा रहे हो, तो वो आपका सारा आएगा किसमें, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में। और जिसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस कहते हैं, एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। और एरोबिक एंड्योरेंस कह रहे हैं इसको, और एरोबिक एंड्योरेंस को हम और क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका आता है, इसको पता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्यों कहते हैं, पहले तो ये बताओ, पता है किसी को। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि हम लॉन्ग रेसेस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे क्रॉस कंट्री होती है, क्रॉस कंट्री मैराथन रेसेस आ जाती है, ठीक है। तो मतलब लंबे समय के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो वहां पर हमारा जो होता है कार्डिक सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, या कार्डिक आउटपुट, वो भी चीजें इनहेंस हो रही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है वो इंप्रूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मेथड्स है इसके, कि किस तरीके से आप एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। पहला है आपका कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में आपके अगेन तीन मेथड्स है, एक स्लो कॉन्टिन्यूस है, एक फास्ट कॉन्टिन्यूस है, और एक वेरिएबल पेस मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्लो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी हम कॉन्टिन्यूटी में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि हम कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, बट हम स्लो परफॉर्म करेंगे, वहां पे इंटेंसिटी हमारी कम रहेगी। फास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, बिना ब्रेक के, बिना पॉज के, ठीक है। फिर वेरिएबल पेस मेथड है, मान लो कि आप 800 मीटर भाग रहे हो, ठीक है, तो प्री प्लान्ड होता है कि पहला 200 मीटर मेरे को क्या करना है, फास्ट भागना है, फिर अगला 100 मीटर मेरे को थोड़ी सी स्पीड कम करनी है, मतलब पेस मेथड। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है चेंज आ रही है, वेरिएशन आ रही है आपकी पेस में, ठीक है, स्पीड में, बट वो प्री प्लान्ड होती है, ऐसा नहीं कि तुम उसी टाइम पे कर रहे हो, तो वो करोगे तो वो गलत हो जाएगा आपकी, उस तरीके से एंड्योरेंस डेवलप नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर आता है इन्वॉल्व्स। अब ये सारी चीजें जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ये मेथड आपका डेवलप हो रहा है। तो पहला है इन्वॉल्व स्टडी अनइंटरप्टेड एक्सरसाइजेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि लगातार एक्सरसाइजेस हो रही है और बिना रुके एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी आपकी लो टू मॉडरेट रहेगी, ठीक है। मतलब पहले हम धीरे धीरे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, फिर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं उस चीज की, बट अगर स्लो कंटिन्यूस है तो वहां पर स्लो ही रहेगी। मॉडरेट इसलिए कहा गया क्योंकि फास्ट कंटिन्यूस भी उसी में आ रहा है। फिर वेरिएबल पेस मेथड भी आ रहा है, तो वेरिएबल में ऐसा होता है कि लो टू मॉडरेट करते हैं हम, पहले ऐसा नहीं कि पहले तेज भागेंगे फिर स्लो करेंगे, पहले हम स्लो फिर तेज, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एग्जांपल्स, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग, ये सारी चीजें जो है आपकी किसकी एग्जांपल्स हैं, आपके कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स की एग्जांपल्स हैं। ये अगर करते हो तो मतलब आपका ट्रेनिंग मेथड जो है सही चल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्लो कंटीन्यूअस या फास्ट कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के। उसके बाद है बिल्ड्स एरोबिक एंड्योरेंस एंड कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो ये क्या कर रहा है, आपके एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, कंटीन्यूअस में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपके एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से आप थकना कम कर जाओगे, मतलब कम थकोगे आप, जिसकी वजह से डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आया नेक्स्ट इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप ब्रेक्स लेते हैं, इंटरवल खुद कोई डिफाइन कर रहा है कि इंटरवल का क्या मतलब होता है, कि आपने ब्रेक ली, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आपने एक्सरसाइज, फिर आपने ब्रेक ली, फिर आपने एक्सरसाइजेस करी, मतलब ब्रेक, सॉरी, एक्सरसाइज, ब्रेक, फिर एक्सरसाइज, फिर ब्रेक, मतलब ये पॉज आप लेते रहते हो, ठीक है। तो अल्टरनेट्स बिटवीन हाई इंटेंसिटी एफर्ट एंड रेस्ट रिकवरी पीरियड्स। तो यहाँ पर रेस्ट और रिकवरी पीरियड्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मान लो 400 मीटर रेस फॉलोड बाय द 2 मिनट्स ऑफ पार्किंग, ठीक है, 400 मीटर रेस करी तुमने, उसके बाद 2 मिनट तुमने कंटिन्यूस वॉक करा, उसके बाद रिपीट करा सेम वही प्रोसेस, जैसे तुम ट्रेनिंग में देखते हो प्लेयर्स को, ठीक है। तो वो अगर अपने आपको ट्रेन करते हैं तो वो इसी तरीके से ट्रेन करते हैं, ठीक है, जिसमें वो 400 मीटर भागेंगे, फिर 2 मिनट वो सिर्फ वॉकिंग करेंगे, उसके बाद फिर से वो 400 मीटर भागेंगे, जिसकी वजह से उनका एंड्योरेंस जो होता है वो इंप्रूव होता है डे बाय डे, ठीक है। तो ये आपके एनारोबिक टाइप ऑफ एंड्योरेंस को इंप्रूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये फास्ट रेस थी इधर, देखना इधर, ये 400 मीटर थी, और ऊपर वाले में क्या था आपकी स्लो रेस थी, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, आपका एरोबिक एंड्योरेंस जो है बूस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके साथ साथ टॉलरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब आप 2-4 दिन थकोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद थकना बंद कर जाते हो, मतलब मसल्स में क्रैम्प पड़ना शुरू बंद हो जाते हैं, या फिर वो लैक्टिक एसिड, वो जो पेन होती है रनिंग के बाद, वो होना बंद हो जाती है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलर, तो किसी भी तरह की। उसके बाद आता है आपका फार्लिक ट्रेनिंग। अब फार्लिक ट्रेनिंग में क्या है, फार्लिक ट्रेनिंग इज अ स्वेडिश, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि स्वेडिश टर्म के अकॉर्डिंग ये है स्पीड प्ले, कि कोई भी चीज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पीड में परफॉर्म कर रहे हैं, तेज खेल रहे हैं हम। मेथड दैट ब्लेंड्स कंटीन्यूअस रनिंग विद अ बर्स्ट ऑफ स्पीड। इन्होंने कहा है कि हम कंटीन्यूअस रनिंग कर रहे हैं,
विद अ बर्स्ट ऑफ स्पीड। ऐसा है कि जैसे मान लो आप बास्केटबॉल खेलते हो तो आपने एक टाइम पे फास्ट स्पीड मतलब यूज करी, ठीक है, आप गए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक गए, फिर वहां से आपने आराम से शूट किया, फिर आप आराम से वापस आए, थोड़ा मतलब स्लो कर दिया आपने, उसके बाद अगेन आपको बॉल मिलती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो मतलब जहां पर बीच में आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है, बीच में कम हो जाती है, ठीक है, तो ये डिजाइन की जाती है इस तरह की एक्सरसाइजेस, डिजाइन टू इंप्रूव बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक फिटनेस। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस डिजाइन करी जाती है जिसकी वजह से आपकी एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस दोनों ही इंप्रूव होती है। इट इज अ लेस स्ट्रक्चर्ड देन इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में ज्यादा स्ट्रक्चर की जाती है एक्सरसाइजेस, मतलब उनको फ्रेम किया जाता है कि यहाँ से आपने इतने टाइम पे ये चीज करनी है, उसके बाद आपने इतना पॉज लेना है, ठीक है, तो मतलब इंटरवल में ब्रेक्स कितनी होंगी और ब्रेक किस तरह की होगी, वो सारी चीज डिजाइन होगी, पहले से स्ट्रक्चर्ड होगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर्ड नहीं रखते उस चीज को इतना, ठीक है। इट इंप्रूव्स एरोबिक एंड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ये भी आपका एरोबिक और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रेपिटेशन मेथड। रेपिटेशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी चीज है उसको रिपीटेडली बार बार परफॉर्म करते हैं, वेयर एक्सरसाइजेस आर रिपीटेड आर सम मैक्सिमल टू मैक्सिमल इंटेंसिटी विद अ फुल रिकवरी बिटवीन द एफर्ट्स। कि हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मान लो मैंने एक बार एक्सरसाइज करी है, उसके बाद मैंने ब्रेक ली और इतनी ब्रेक ली है कि नेक्स्ट एफर्ट के लिए मैं उतना ही एनर्जेटिक होके जाऊं जितना मैं पहले एफर्ट के लिए था, मतलब सफिशिएंट ब्रेक्स हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपको फुल एनर्जेटिक होके दोबारा उस एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी करता है। इट इज वाइडली यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्किल परफेक्शन, ये दोनों चीजों के लिए काम कर रहा है। उसके बाद आती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहले मैं आपको एंड्योरेंस का फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है। तो एंड्योरेंस में क्या पढ़ा हमने कि क्या होता है एंड्योरेंस, कि आपका शॉर्ट टर्म जिसको हम एनारोबिक एंड्योरेंस कहते हैं या फिर मस्कुलर एंड्योरेंस कह रहे हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। और आपका दूसरे वाला था लॉन्ग टर्म जिसको हम एरोबिक एंड्योरेंस कहते हैं या फिर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। तो अब हम आएंगे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोला गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि जहां पर तुम्हारे जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं एक रेंज ऑफ मोशंस तक, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये किसके द्वारा सपोर्ट होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को कौन से ऐसे चीजें हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को आपकी इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो है इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स, मसल्स में कितनी इलास्टिसिटी है, टेंडन्स कितने इलास्टिक है आपके, या फिर लिगामेंट्स आपके जो है वो हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले दो तरह की होती है ये मेनली, ठीक है, दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होती है जहां पर तुम अपने मसल्स को यूज कर रहे हो एक्सरसाइजेस करने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, जहां पर तुम कोई मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब स्ट्रेचिंग कर रहे हो बट विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और वहीं पे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, जहां पर तुम यूज कर रहे हो किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का या पार्टनर की हेल्प के साथ तुम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो, मतलब आई मीन कि कोई तुम्हारा जिम में हेल्पर होता है जैसे, वो वैसे ही आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में फॉल करेगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन कौन सी टाइप्स है, ये इसकी टाइप्स है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की, तो कौन सी है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है कि जो तुम एक ही जगह पे खड़े रह के स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे टचिंग योर टोज हो गया, होल्ड कर रहे हो टोज को, फिर जैसे आपका वो एक वो था क्या नाम है अपना सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सारे आपके जो है स्टैटिक की एग्जांपल है। वहीं पे डायनामिक्स में क्या होता है कि जहां पर तुम मूवमेंट्स के साथ मोशंस के साथ जो है स्पीड और कंट्रोल कर रहे हो या फिर मूव कर रहे हो, जैसे तुम देखते हो जिम्नास्टिक्स में होती है एक्टिविटीज, बट लेग स्विंग्स भी जो है एग्जांपल है जिसमें तुम देखते हो कि प्लेयर्स क्या करते हैं, लेग को स्विंग स्विंग करते हैं सामने की तरफ, बैकवर्ड साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो वो आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल है। और आते हैं मेथड्स कि किस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला है स्लो स्ट्रेचिंग, दैट इज द स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको हम कहते हैं। तो मसल्स आर स्ट्रेच्ड स्लोली एंड स्टेडीली विदाउट जर्की मूवमेंट्स, की मसल्स को हमें कोई भी जर्की मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए और स्लो और स्टेडी मूवमेंट्स हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेच जो है आपका 6 से 30 सेकंड्स तक जो है आपने होल्ड करना होता है किसी भी तरह के स्ट्रेच को, ये नहीं कि हाँ जर्की मूवमेंट के साथ तुमने वहां तक रीच कर लिया उसके बाद तुम छोड़ रहे हो, नहीं, आपको होल्ड करके रखना है। फिर आप टोज को टच कर सकते हैं, पोजीशन कोई भी पोजीशन है उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग आती है आपकी जहां पर तुम कंट्रोल मूवमेंट्स कर आती है आपकी, जैसे that takes joints through their full range of motion, often used as a part of warm up routine। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि हम वार्म अप रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स, ठीक है, आर्म रोटेशंस, ठीक है, या फिर और भी ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं और मोशन में है वो, ये नहीं है कि हमने स्ट्रेच करा होल्ड करके रख लिया उसको, नहीं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोशन, मोशन हो रहा है उस बॉडी पार्ट में प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग।
जैसे तुम देखते हो कि कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ इलास्टिक रबर बेल्ट होती है, उसका यूज किया जाता है एक्सरसाइजेस करने के लिए। जैसे बॉलर्स को देखते हो तुम, बॉलर्स ने एक इलास्टिक की रबर की बेल्ट ली होती है, उसको खींचते हैं वो कहीं ना कहीं, या तो उसका पार्टनर होता है या फिर वो ऐसे ही कहीं पे उसको बांध के उसको स्ट्रेच करते हैं। तो वो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ दोनों को इनहेंस करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्म की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी तुम देखते हो कि प्लेयर्स क्या करते हैं, दोनों लेग्स में जो होता है वो मतलब एक इलास्टिक डाल देते हैं और फिर वो दोनों लेग्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग का ही तरीका है। उसके बाद आता है पीएनएफ। ठीक है, तो पीएनएफ में क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आती है आपकी, इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स व्हाइल स्ट्रेचिंग। की अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है आपकी मसल्स की जब आप मसल को स्ट्रेच करते हो, यूजुअली परफॉर्म्ड विद अ पार्टनर। ये ज्यादातर केसेस में आपके पार्टनर के साथ आप इसको परफॉर्म करते हैं। और क्या चीजें आती है इसमें कि जैसे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, where the athlete pushes against the resistance then relaxes and stretches further। जैसे आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो पुश करते हो आप रेजिस्टेंस के खिलाफ। जैसे मान लो कि तुम क्या करते हो, ताकत लगाते हो पीछे की तरफ, पुश करते हो आपने हैमस्ट्रिंग को, ठीक है, फिर आप वापस आते हो, रिलैक्स करते हो उसको, फिर दोबारा वापस से स्ट्रेच करते हो। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस जो होती है आपकी, वो पीएनएफ स्ट्रेचिंग कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो पीएनएफ की क्या फुल फॉर्म बताई मैंने, क्या होती है पीएनएफ, दैट इज द प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, टेक्निक भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर भी सेम है आपका 6 to 10 सेकेंड्स का होल्ड रहता है यहाँ पर भी। देन नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। तो आप स्ट्रेच करते हैं और होल्ड करते हैं एक ही पोजीशन को 6 to 8 सेकेंड्स तक के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एजिलिटी। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इसके बिना जो है कोई भी कंपोनेंट आपका सही काम नहीं करता है बेसिकली। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं हम स्मूथली, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं भाग रहा हूँ, अगर मेरे को कोई विसल कर रहा है कि विसल पे रुकना है, तो मैं कितनी जल्दी वहां पर रुक पा रहा हूँ विसल के ऊपर, और कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ बॉडी को, तो वो एजिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आती है इसके टाइप्स, डिफरेंशिएशन एबिलिटी है पहली। तो एबिलिटी टू अचीव हाई प्रेसिजन इन मूवमेंट्स, तो कंट्रोलिंग फोर्स इन अ बैडमिंटन शॉट। जैसे मान लो तुम बैडमिंटन में कोई शॉट खेल रहे हो, तो कितना कंट्रोलिंग फोर्स, कितनी ताकत तुम लगा रहे हो कि वो फेदर जो है आपकी, मतलब शटल जो है फेदर की, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके गिर रही है। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। ठीक है, मतलब प्रेसिजन, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड एडजस्ट बॉडी पोजीशन इन स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जजिंग डिस्टेंस इन फुटबॉल। जैसे कि अब आपको किक करनी है कहीं पे, तो आप क्या करते हैं, जज करते हैं उस चीज को, देखते हैं कि भाई इधर इतनी दूर है, तो मैं इतनी फोर्स के साथ किक करूंगा तो वो किक मेरी सही जाएगी, पास सही जाएगा, तो वो आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी है। क्लियर है? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम बॉडी को एडजस्ट भी करते हैं। अगर मान लो कोई पास कर रहा है, तो बॉल आ रही है ऊपर से हवा में, तो मैं बॉल को देख रहा हूँ कि यहाँ पर बॉल मेरे पास आएगी तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। क्रिकेट में कैच करने के लिए हम अपने आप को आगे पीछे लेके जाते हैं, तो वो आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी है, और वहां पर कंट्रोल करते हैं हम उस चीज को। फिर आता है आपका नेक्स्ट कपलिंग या फिर कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, कंबाइन डिफरेंट मूवमेंट्स इनटू वन स्मूथ एक्शन। मतलब अलग अलग तरह की मूवमेंट्स हम कंबाइन करके जो है स्मूथ मूवमेंट करते हैं, स्मूथ एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे ड्रिबलिंग कर रहे हैं हम, बट रनिंग के साथ, बास्केटबॉल में बॉल लेके जा रहे हैं, साथ में भाग भी रहे हैं, और बीच में बॉल रोक के हम चेंज भी कर रहे हैं, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करके जो है ड्रिबल कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो है आपकी कॉम्बिनेटरी एबिलिटी है, रनिंग के साथ आप ड्रिबलिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल होगी। उसके बाद रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी में क्या होता है बेसिकली, जहां पर इरेक्शनबिलिटी हमने पीछे ही पढ़ा है कि जहां पर आपका स्टिमुलस जो होता है रिएक्ट करता है, सुनता है वो उस चीज को और रिएक्ट करता है, आपका रिस्पॉन्ड करता है, मतलब बॉडी या मसल्स आपके रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर उसके बाद बैलेंस एबिलिटी। तो आप क्या करते हैं, मतलब किसी भी पोजीशन में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जहां पर जैसे जिम्नास्टिक्स में बैलेंस बीम के ऊपर आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, रादर आप पैरेलल हॉर्स के ऊपर जो है एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बॉडी को तुम बैलेंस कर रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो आप, दैट इज द बैलेंस एबिलिटी। फिर आता है रिदम एबिलिटी। ठीक है, फिर इसमें क्या आता है रिदम एबिलिटी में, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद द करेक्ट टाइमिंग एंड फ्लो। कि मतलब कोई भी आप चीज कर रहे हो, जैसे डांस में चीजें यूज होती है, एक बच्चा जो चीज परफॉर्म कर रहा है वही दूसरे बच्चे को मेंटेन करके, मतलब रिदम जो है सबके बीच में जो है सेम रिदम जो है मैच होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब डांस या फिर सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग। जैसे स्विमिंग में अगर कोई आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से सही एग्जीक्यूट होनी चाहिए आपकी मूवमेंट्स। ठीक है, तो वो आपका रिदम एबिलिटी हो जाएगी। फिर आती है अडेप्टेशन एबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो एडजस्ट करती है मूवमेंट्स को, नई जो मूवमेंट्स सीखती है बॉडी, और जो कंडीशंस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करती है। जैसे मान लो अगर मैं भाग रहा हूँ, तो मेरे को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे को स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज करनी पड़े, स्ट्राइड लेंथ कम करनी पड़े। जैसे मान लो कि मेरे को लॉन्ग जंप के लिए भागना है, टेक अ बोर्ड पास है, बीच में मे बी लास्ट वाला जंप मेरे को ज्यादा बड़ा लेना पड़े वहां पर टेक ऑफ के लिए। ठीक है, मतलब स्टेप जो है, तो ये साइड लेंथ जो होती है आप एडजस्ट करते हैं, दैट इज द अडेप्टेशन एबिलिटी। बट रेगुलरली अगर कोई इंसान परफॉर्म करेगा तो वो उसको दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। के बाद आता है आपका नेक्स्ट कि कौन कौन से मेथड्स है जिनके थ्रू एजिलिटी डेवलप होती है। तो ऐसी ड्रिल्स के ऊपर आपने फोकस देना है जो कि आपकी क्विक चेंजेस, डायरेक्शन,
स्पीड और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव कर रही हो। जैसे मान लो कि कोई आई कोऑर्डिनेशन वाली स्किल्स हैं, ठीक है, तो वो भी एजिलिटी को इंप्रूव करेगी। ठीक है, मसल्स को आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो आपकी एजिलिटी को इंप्रूव करेगी। फिर लैडर ड्रिल्स होती है, लैडर ड्रिल्स भी बेसिकली प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर ही फॉल करती है, बट आप मान के चलो कि लैडर के साथ आप ड्रिल्स परफॉर्म कर रहे हो जहां पर तुम बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो कि लैडर टच नहीं होनी चाहिए, लैडर के बीच में जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसके ऊपर आपका पैर आना चाहिए। फिर आपकी कोन ड्रिल्स होती है कि एक कोन से कभी दूसरे कोन पे, कभी तीसरे कोन पे, अलग अलग तरह की ड्रिल्स आप परफॉर्म कर सकते हैं कोन्स के साथ। फिर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग आती है जहां पर तुम कंट्रोल जंपिंग एक्सरसाइजेस करते हो, या फिर कुछ ड्रिल्स जो होती है साइंटिफिक ड्रिल्स आप परफॉर्म करते हो जिसके बेसिस के ऊपर आपकी एजिलिटी जो है इंप्रूव होती है। तो आई होप कि आपको चैप्टर जो है या फिर जो आपके ट्रेनिंग मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, या फिर मेरे को टेक्स्ट कर सकता है ऑन माय इंस्टाग्राम डीएम, या फिर मेरे ईमेल पे वो डाल सकता है जो भी उसको क्वेरी हो। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।